कमरा नंबर 98। पीछे मुड़कर मत देखना। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, फैज़ान और अली ज़मीर। गाड़ी चला रहे थे, दोपहर का वक्त था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। बस इन दोनों की आवाज़ें थीं जो एक मामूली से ख्वाब पर बहस कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं ना, कभी कभी छोटी सी बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बहस बढ़ती गई, फैज़ान को गुस्सा आया, ध्यान हटा और बस एक ही लम्हे में सब कुछ बदल गया। गाड़ी काबू से बाहर हुई और सीधा जा लगी एक बहुत बड़े पुराने दरख्त से। शुक्र है कि दोनों को ज्यादा चोटें तो नहीं आईं, लेकिन वो जो एकदम से झटका लगता है ना, वो बहुत शदीद था। अली ज़मीर वो लड़खड़ाता हुआ गाड़ी से बाहर निकला, फैज़ान को देखा और बिल्कुल टूटी हुई आवाज में कहने लगा, यार माफ कर दे, ये सब मेरी गलती है। अब फैज़ान ने जब बाहर निकलकर गाड़ी का हाल देखा तो बस उसका दिल ही बैठ गया। इंजन वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अब वो थे कहाँ, एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर जहां मीलों तक न कोई आता था न कोई जाता। अब करें तो क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर अचानक फैज़ान के सर में एक ऐसी तेज दर्द की लहर उठी कि बस नाकाबिले बर्दाश्त। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। एक अजीब सा मंजर। वो एक घने अनजान जंगल में था। सामने एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था 20 मील बाकी, और उस बोर्ड पर खून का एक हल्का सा धब्बा भी था। जैसे ही फैज़ान ने आंखें खोलीं, सर का दर्द तो गायब हो चुका था, लेकिन जो हकीकत उसके सामने थी वो उसके इस ख्वाब से कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो एक दरख्त जिससे वो टकराए थे, अब वो एक दरख्त नहीं रहा था, बल्कि उनके चारों तरफ एक घना तारीक जंगल था और सड़क तो जैसे कभी थी ही नहीं। अब और कोई रास्ता तो था नहीं। गाड़ी वहीं छोड़ी और जंगल में आगे चल पड़े। थोड़ा ही आगे गए होंगे कि उन्हें वो नजर आया, वही साइन बोर्ड, बिल्कुल वही जो फैज़ान ने देखा था, और उस पर वही खून का धब्बा। ये देखते ही फैज़ान के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वो बस कांपी हुई आवाज में यही कह पाया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और इसी परेशानी में न जाने कहां से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ उनके पास आया। उसने बताया कि यहां से 20 मील के फासले पर एक होटल है। कहने लगा कि वो अपनी माँ के साथ वहीं ठहरा हुआ है। उसकी आंखों में ना एक बहुत ही अजीब सी चमक थी। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। वो होटल क्या था, कोई पुराना किला लग रहा था, ऊंचा, हैबतनाक। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बोसीदा बू ने इनका इस्तकबाल किया और रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा था उसकी आंखें अंदर को धंसी हुईं, और जब उसने कमरा देने के लिए उन्हें देखा ना, तो उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट आई कि फैज़ान की तो रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने चाबी हाथ में ली और इस पर लिखा था कमरा नंबर 98, रूम 98। एक बार फिर ख्वाब का एक और हिस्सा हकीकत बन गया। उसे फौरन याद आया कि ख्वाब में भी इससे बिल्कुल यही चाबी दी गई थी। उसका हर डरावना ख्वाब एक एक करके सच हो रहा था। कमरे का हाल तो बस हर तरफ धूल और जाले थे। अंधेरे में चलते हुए फैज़ान को किसी चीज से ठोकर लगी और वो सीधा जा गिरा एक पुराने से लकड़ी के संदूक पर। और जैसे ही वो गिरा, वो संदूक जोर जोर से हिलने लगा और फिर एक धमाके से खुल गया और उसके अंदर से काले कौहों का एक पूरा तूफान निकला जो चीखते चिल्लाते पूरे कमरे में फैल गए। वो दोनों तो बस दहशत के मारे कमरे से बाहर भागे, सीढ़ियां फलांगते हुए सीधा नीचे लॉबी की तरफ। लेकिन जैसे ही वो लॉबी में पहुंचे, एकदम रुक गए। वो लॉबी जहां कुछ देर पहले लोग थे, चहल पहल थी, अब बिल्कुल खाली थी, एकदम खामोश, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फरेब और वहम से भरे इस होटल में आखिर असली शैतान है कौन? अभी वो यही सोच रहे थे कि सामने कॉरिडोर में उन्हें दो औरतें नजर आईं। एक काले बुर्के में, जिसको देखते ही जैसे हवा में सर्दी और खौफ घुल गया। फैज़ान पहचान गया, ये वही थी, उसके ख्वाब वाली औरत। और दूसरी सफ़ेद बुर्के में, जिसने आगे बढ़कर फौरन उन्हें कमरे में खींच लिया और बताया कि उसका नाम अलीना है। अलीना ने उन्हें तसल्ली दी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे शहद घुला हो। उसने कहा, बच्चों डरो मत, तुम लोग यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। वो जो काले बुर्के में औरत है ना, वो एक शैतानी जिन्नी है, उसका नाम है फितना, और तुम्हें जो ख्वाब आया था वो उसी ने भेजा था ताकि वो तुम्हें यहाँ फंसा सके। अगली सुबह हुई। फैज़ान जब नाश्ता लेने गया तो मिस अमीना, वो खामोश औरत जो हमेशा सफ़ेद बुर्खे में होती थी, उसने उसे खाने की ट्रे दी। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी बेबसी, एक इल्तजा थी, और फैज़ान ने महसूस किया कि उस ट्रे में प्लेट के नीचे एक छोटी सी तह की हुई पर्ची छुपी हुई थी।
एक ऐसी पर्ची जिसमें एक खौफनाक सच्चाई लिखी थी। अली ज़मीर ने जल्दी से वो पर्ची खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। पर्ची पर लिखा था, अलीना ही असल शैतान है। वो काले बुरके वाली औरत भी वही थी। ये सब उसका एक खेल है। मैं बोल नहीं सकती, उसने मुझ पर जादू किया हुआ है। यहां से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, छत। रात होने से पहले यहां से निकल जाओ, वरना तुम लोग उसका खाना बन जाओगे। फैजान को तो यकीन ही नहीं आया। वो सीधा आलीना के पास गया, उसे पर्ची दिखाई और सच पूछा। आलीना ने पहले तो एक खौफनाक मुस्कुराहट दी, फिर उसकी हंसी आहिस्ता आहिस्ता एक भयानक कहके में बदलने लगी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके सफ़ेद कपड़े देखते ही देखते काले बुरके में बदल गए। और फिर उसने दांत पीसते हुए एक सर्द लहजे में कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? इससे पहले कि अलीना फैजान पर हमला कर पाती, पीछे से मिस अमीना ने उस पर वार कर दिया। वो चीखें, भागो! उन्होंने अलीना को कुछ लम्हों के लिए रोक तो लिया, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही। अलीना ने गुस्से में उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया, मगर उनकी इस कुर्बानी ने इन दोनों दोस्तों को भागने का एक बहुत कीमती मौका दे दिया था। वो दोनों बस ऊपर की तरफ भागे। उन्हें अपने पीछे एक बर्फानी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। अलीना उनके पीछे आ रही थी। वो भागते भागते होटल की छत पर पहुंचे और फिर बिना कुछ सोचे समझे एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते गए। बस अपनी जान बचाने के लिए इस खौफनाक जगह से दूर भागते रहे और आखिरकार वो वहां से निकलने में कामयाब हो ही गए। तो 1 साल गुजर गया। अली ज़मीर अपने घर के बाग में अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जिंदगी जैसे वापस पटरी पर आ गई थी, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। उसकी अम्मी ने उसे अंदर से आवाज दी। वो बस 1 मिनट के लिए अंदर गया और जब वापस आया तो बाग खाली था। उसका भाई गायब था और उसकी जगह वही जंगल वाला पुरास्तरार बच्चा खड़ा था। इस बच्चे ने कहा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से हमारा सारा मंसूबा खराब हो गया। अब वो तुम्हारे भाई को ले गई है। अगर उसे वापस चाहते हो तो कल फैजान के साथ किसी भी जंगल में आ जाना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये कहकर वो बच्चा हंसा और जैसे हवा में ही गायब हो गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है।